नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज छावा का रिव्यू। छावा के रिव्यू के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सिनेमा हॉल को इस रिव्यू को देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, दोस्तों को बताएं और मेरे साथ जुड़े रहें। छावा थिएटर में लग चुकी है। 14 फरवरी 2025 को यह फिल्म रिलीज हुई है। रिलीज के पहले से इस फिल्म की काफ़ी चर्चा है। ट्रेलर इसके बहुत ही दमदार लगे। दिनेश विजन के निर्माण में बनी इस फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर हैं और शीर्षक भूमिका छावा की भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। विकी कौशल अपने कौशल, प्रतिभा और अभ्यास से इस फिल्म के किरदार को आत्मसात करते हैं और पर्दे पर उसकी पूरी ऊर्जा, गति और वीरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। निश्चित रूप से ऐसी ऐतिहासिक फिल्में कम बनती हैं जहां पर थोड़ा ज़्यादा शोध किया जाए और इतिहास के करीब रहा जाए। यह फिल्म इतिहास के करीब रहने का दावा करती है। अब यह तो ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखना होगा, उनसे मिलाना होगा और फिर तय करना होगा कि फिल्म में उन साक्ष्यों, घटनाओं का चित्रण किस हद तक सही हुआ है और सही संदर्भ में हुआ है। फिलहाल मैं इस फिल्म की चर्चा करूंगा। यह फिल्म शिवाजी सावंत के उपन्यास पर आधारित है। जाहिर सी बात है, मुख्य रूप से वहीं से सारी चीज़ें ली गई हैं और फिल्म की पटकथा के लिए लक्ष्मण उतेकर और उनके लेखक साथियों ने इसे एक नया रूप दिया है जो पर्दे पर हम देख रहे हैं। अगर आप यह फिल्म देखेंगे जा कर के तो डिस्क्लेमर में जिस तरीके की बात की जा रही है या अजय देवगन इस फिल्म को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि मुगलों के खिलाफ स्वराज की भावना को लेकर, स्वराज की धारणा को लेकर शिवाजी महाराज ने जो लड़ाई छेड़ी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए संभाजी महाराज का जीवन बीता। वे स्वराज के लिए कुर्बान हो गए, वे स्वराज के लिए शहीद हो गए और औरंगजेब ने उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें खत्म कर लिए भयंकर अत्याचार किया। यह फिल्म उस भयंकर अत्याचार पर ज़्यादा केंद्रित होती है और यह दिखाती है कि किस तरीके से मुगल बादशाह ने संभाजी महाराज को अंतिम समय में तकलीफें दी, टॉर्चर किया और शारीरिक क्षति पहुंचाई। इतिहास की बात जब भी हम करते हैं और खास करके स्वराज जैसी भावना के लिए, स्वराज जैसी धारणा के लिए, तो कहीं न कहीं मुगल और स्वराज एक दूसरे के खिलाफ पेश किए जाते हैं और उसमें फिर स्वराज को हिंद स्वराज से जोड़ा जाता है, भारतीयता से और राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है और उसी हिसाब से इसकी व्याख्या की जाती है। यह फिल्म उसी कड़ी में आगे बढ़ती है। इतिहास को लेकर आपके क्या दृष्टिकोण है, उस हिसाब से अगर इस फिल्म का मूल्यांकन करेंगे तो अलग अलग व्याख्याएं हो जाएंगी। फिलहाल फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म में विकी कौशल ने संभाजी महाराज के किरदार को पूरी तन्मयता के साथ पर्दे पर पेश किया है। मैं उनकी मेहनत और टैलेंट की तारीफ करूंगा। उन्होंने इस किरदार की मुश्किलों को, उन्होंने इस किरदार के प्रयासों को, उन्होंने इस किरदार की वीरता को, शौर्य को और पराक्रम को पूरी ऊर्जा और दम के साथ पर्दे पर उतारा है। इसलिए यह फिल्म आकर्षित करती है, फिल्म की घटनाएं आकर्षित करती हैं। उनके अलावा फिल्म में विनीत कुमार सिंह एक बहुत जोरदार किरदार में है, कवि कलश के किरदार में, और इन दोनों की दोस्ती, कवि कलश कहते हैं कि मैं तो आपके लिए नमक की तरह हूं और संभाजी महाराज उन्हें अपने माथे का तिलक कहते हैं।
दोनों की दोस्ती अंतिम समय में खास करके पर्दे पर उभर के आती है, जहां वे एक दूसरे की मदद करते हुए पहुंचते हैं। कवि कलश के किरदार में विनीत कुमार सिंह ने शानदार अभिनय किया है। उन्होंने उस किरदार की आत्मा को पकड़ा है और उस किरदार के आवेग को सही तरीके से पर्दे पर चित्रित किया है। इन दोनों के अलावा आशुतोष राणा है और अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना औरंगजेब की भूमिका में है। औरंगजेब की क्रूरता को शांत चित्त होते हुए कैसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसका साक्षात नमूना बन गए हैं अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की यह भूमिका याद की जाएगी और मुझे लगता है कि इस साल उन्हें खल भूमिकाओं के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार जरूर मिलेगा इस रोल के लिए। फिल्म में रश्मिका मंदाना भी हैं, जो संभाजी महाराज की पत्नी की भूमिका में है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है और उनके संवाद जिसने भी बोले हों, उन संवादों को जिस तरीके से चबा कर बोला गया है वह कानों को खटकता है, वह जरूरी नहीं था। इस फिल्म में संवाद अदायगी एक समस्या है, चूंकि बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड है और कह दूंगा मैं कि यह मराठी संस्कृति और मराठी ध्वनि नहीं है। मराठा ध्वनि थोड़ी सी अलग होती है और अगर इसमें कोई दूसरा ऐसा संगीतकार होता जो मराठा पृष्ठभूमि का जानकार होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पर्दे पर यह बैकग्राउंड स्कोर उभर कर आता। जी हाँ, ए.आर. रहमान से यहाँ चूक हो गई है। ए.आर. रहमान प्रभावित नहीं करते हैं। यह फिल्म काल्पनिक इसलिए कही जा सकती है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर के लेखक निर्देशक ने एक पराक्रम की गाथा कहने की कोशिश की है और इस कोशिश में वे बहुत हद तक सफल रहते हैं। लेकिन फिल्म कहीं कहीं कमजोर भी होती है। वो इसलिए कि जो युद्ध की कोरियोग्राफी है वह लगभग एक जैसी हो जाती है। युद्ध में ठीक है कि मराठा ने गुरिल्ला वार किया था, छापामार युद्ध किया था, लेकिन उस छापामार युद्ध को वास्तविक तरीके से, विश्वसनीय तरीके से चित्रित किया जाता तो ज़्यादा प्रभावशाली होता। यहाँ सीजी से और वीएफएक्स से जो प्रभाव पैदा किया गया है वह अकल्पनीय लगता है, वह अविश्वसनीय लगता है। इसलिए कहीं न कहीं हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। पानी से जिस तरीके से वे उछाल लेते हैं या हवा में जैसे वे छलांग लगाते हैं या पैरों से लटक कर आक्रमण करते हैं, खेतों में गन्ने के पत्ते लपेट कर युद्ध करते हैं, यह सब कुछ हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन इस रूप में तो नहीं हुआ होगा। जिस रूप में पर्दे पर हम इसे देखते हैं वह वीएफएक्स के प्रभाव से जरूर पैदा कर लिया गया है, लेकिन वह फिल्म के असर को कम करता है। हम इतिहास को कैसे देखना चाहते हैं, हम इतिहास की क्या व्याख्या करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप इस फिल्म को किस रूप में पसंद कर पाएंगे। मुझे यह फिल्म एक सीमा तक पसंद आई, वह अभिनय की वजह से। मुख्य कलाकारों को जो भी किरदार दिए गए हैं उन्होंने उन किरदारों को बहुत ही सटीक तरीके से पर्दे पर पेश किया है। लेकिन फिल्म जो चित्रण करना चाहती है और जहाँ ज़्यादा जाकर फोकस होता है, खास करके क्लाइमेक्स का दृश्य है, वह बहुत लंबा दृश्य है और अत्याचार की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से एक एक करके जुल्म ढाए जा रहे हैं संभाजी महाराज पर, उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, उन पर गोलियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, भाले चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वे संवाद बोल रहे हैं। फिल्म में एक लंबे संवाद के बाद, संभाजी महाराज के लंबे संवाद के बाद औरंगजेब कहता है मजा नहीं आया। यह मजा नहीं आया फिल्म देखने के बाद भी आप कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म लेंदी हो गई है, बोझिल हो गई है अपने युद्ध दृश्यों की वजह से और लाउड संगीत की वजह से। यह फिल्म अगर सूक्ष्मता से, बारीकी से, थोड़े
आराम से आगे बढ़ती तो शायद ज़्यादा प्रभावशाली होती। लेकिन अभी जो दौर है हिंदी फिल्मों का, बहुत ही आक्रामक और हिंसक दौर है। इस आक्रामक और हिंसक दौर में छावा जैसी फिल्म हो सकता है दर्शकों को बहुत पसंद आ जाए, क्योंकि यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ है, यहाँ एक हिंद स्वराज की बात है, यहाँ एक राष्ट्रवाद है, और इन सब को निभाने के लिए कुछ सक्षम कलाकार हैं पर्दे के ऊपर। लक्ष्मण उतेकर और उनके लेखकों ने अवश्य मेहनत की है, जिसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो फिल्म का कला निर्देशन है, फिल्म की बाकी टीम है, टेक्निकल टीम, वह ओवर द टॉप जाती है, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बहुत ही लाउड हो जाती है। इसकी वजह से फिल्म के संवाद भी आपको ठीक से सुनाई नहीं पड़ते हैं। यह हमें देखना पड़ेगा कि अभी की फिल्मों में और आने वाली फिल्मों में हम संवाद और पार्श्व ध्वनि के बीच में कैसे एक तालमेल बिठाएं कि सारे संवाद स्पष्ट रूप से पर्दे पर सुनाई पड़े। और संवाद कई बार फिल्म के कथ्य को संप्रेषित करते हैं, दृश्य तो करते ही हैं, और दृश्यों के मामले में इस फिल्म की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट किया है। लेकिन संवाद सही ध्वनि और प्रभाव के साथ अगर आपके कानों में नहीं पड़ते हैं तो वे संप्रेषित नहीं हो पाते हैं। इस फिल्म की ये एक बड़ी कमी है। बाकी आप बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है, और आपकी जो भी राय हो जरूर जाहिर करें।